हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 3 हिस्ट्री को देखने वाले हैं। हमारा अतीत भाग 1 का चैप्टर नंबर 3 और यहाँ पर चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। इसका आज हम लोग पूरा लेक्चर को डिटेल में सॉल्व और समझने वाले हैं। तो आज की इस लेक्चर में बने रहें। बिना किसी देरी के यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पे जियोग्राफी का अभी तक तो 2 लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ और हिस्ट्री का 1 to 3 क्लास 6 का, और ऐसे ही क्लास 12 तक मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का वीडियो ला दूंगा। तुम लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, चैनल का एनालिसिस करना, उसमें सबका वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। यूपीएससी, जीके, जीएस एंड एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी तुम्हारा बोर्ड का जितना भी एग्ज़ाम होता है, जैसे बोर्ड का ले लो या फिर गवर्नमेंट जॉब का ले लो, अदर स्टेट, सभी स्टेट के लिए किसी भी कहीं से भी तुम हो तो तुम्हारे एनसीईआरटी मस्ट है, इसको तुमको करके ही जाना है। अगर उसमें 40% इस एनसीईआरटी से ही तुम्हारा यहाँ पे पूछता है। तो आज की इस वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग मतलब पुरातन यानी पीछे का चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि पहले के लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तुम ध्यान से बस सुनो, ठीक है? तुम्हारा बस काम है ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप मत करना, एकदम ध्यान से कान लगा के सुनो, शांत जगह बैठो, कान में हेडफोन डाल लो। मैं गारंटी देता हूँ कि 40 से 50% तुम लोग ऐसे ही यहाँ पे सीख लोगे सिर्फ सुन के। इसलिए ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद एक बार और वीडियो को देखना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव जितना सारा ही बनेगा, उसको मैं यहाँ पे तुम लोग को पीडीएफ के फॉर्म में एक और प्लेलिस्ट बना के चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास बाय क्लास करके वहाँ पे तुमको प्लेलिस्ट दे दूंगा। प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना, ठीक है? इससे मैक्सिमम 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना दूंगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे। फिलहाल अभी तुम लोग सुनो, चलो स्टार्ट करो। चलो, यहाँ पे मेरा चैप्टर है आरंभिक नगर। कौन सा चैप्टर है बाबू? आरंभिक नगर, ठीक है? कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, पुराने भवन का संरक्षण। क्या है पुराने भवन का संरक्षण? जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर खंडहर मतलब एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत समय से लोगों का आवा जाना बंद हो चुका है, तो उसे खंडहर बोला जाता है, ठीक है? घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे, ठीक है? एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला मतलब जो वहाँ पे जो वो खंडहर जो बना था, उसके ईंट पत्थर से जो बना था, तो उसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकला होंगी, तो उसे ही वास्तुकला कहा जाता है, ठीक है? उसका आगे आगे है, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शा नक्शा की देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करे। अब यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि यह इस पुराने खंडहर के लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे इसका आंसर मैं बता रहा हूँ क्यों हो सकता है। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो फ्यूचर में जो भी होंगे, जैसे फ्यूचर में अभी से 100 साल पहले क्या हुआ होगा, हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन हम इतिहास के माध्यम से उसको जान सकते थे। तो इसीलिए इसको इसलिए बचाना जरूरी हो सकता है कि फ्यूचर में जो आज से 1000 साल बाद, मतलब जब हमारा जो वंशज हो, जो उन लोग जन्म ले, तो उन लोग हमारे पीछे की सभ्यता के बारे में जान सके। तो इसलिए इसका बचाव करना एकदम मतलब मस्ट है, जरूरी है। आगे देखो, हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 6 के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। देखो, एनसीईआरटी को पढ़ने का सिंपल तरीका होता है समझना, सिर्फ तुम समझो, ठीक ना? टीचर पे डिपेंड करता हो तुमको कितना अच्छा समझा रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं इसमें सिर्फ किताब पढ़ूंगा, ठीक है? मैं सिर्फ इसमें किताब पढ़ूंगा, बाकी जितना इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं तुम लोग को प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के फॉर्म में। यूट्यूब के प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, उसका अलग ही वीडियो आएगा, ठीक है? चलो, हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी क्या कहता है? आपने अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है? जो अभी हड़प्पा का आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है, खंडहर मैं भी बताया था मैंने, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, ठीक है? यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, ठीक है? इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, ठीक है? इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई।
उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और चीज़ों मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा ये जो शहर था हड़प्पा, इन शहरों का निर्माण लगभग, मतलब ऐसा यहाँ पे अनुमान से बोला जा रहा है, लगभग 4700 यानी 4700 साल पहले। ठीक है, आज से 4700 साल पहले यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, आगे देखो बाबू, आगे है प्रायः प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखो, अभी के टाइम में बोला जाए तो पुरानी इमारतों को सुरक्षित अगर न भी रखें तो काम चल जाएगा। कैसे चलेगा? देखो, अभी का समय में क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है। हम किसी भी अपने से रिलेटेड अभी जो भी हम चीज़ यूज करते हैं उसमें हम अपना सब चीज़ कर सकते हैं। मतलब कि उसको हम अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, हम अपनी अभी जो भी हमसे रिलेटेड करते थे, अभी के टाइम में क्या है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मतलब भिन्न भिन्न तरीक़ों से तुम फ़ोन में चाहे अपने लैपटॉप पीसी में भी किसी भी चीज़ में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी के अगर अभी के जो इमारत है अगर उसको सेव करके न भी रखा जाए तो हमारे इन फ्यूचर जनरेशन जो भी आने वाले होंगे उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वो और डिजिटलाइज होंगे, मतलब वो और मॉडर्न ज़माना के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप हाँ भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देखो बाबू, आगे क्या है, इन नगरों की क्या विशेषता थी? जो हड़प्पा में था, हड़प्पा में इन नगरों की क्या विशेषता थी? ठीक है, देखो, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब कितना ज़्यादा शहर को एक या दो से अधिक भागों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ठीक है, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ठीक है, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, अपने से तुम लोग खुद से जहाँ से लगे कि वहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहा है, तुमको खुद से ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ पे बनना है, और बाकी समझने का काम तो हर जगह करना है। ठीक है, दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पक्की थी, मतलब इसका जो ईंट था इतना अच्छा पक्का था कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। ठीक है, पहले के ज़माने में दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है, जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। आगे देखो, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नागर कहा गया था। ठीक है, महान स्नागर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसमें पानी का रिवास रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, ऐसा अनुमान से बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में, कालीबंगा और लोथल क्या है? शहर है। अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले? अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। बड़े बड़े क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं। देखो यहाँ पे कुछ तुमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसका आगे देखो, ये मानचित्र इसका इंपॉर्टेंट है बाबू, मानचित्र नहीं छोड़ना है, इसको ध्यान से देख लेना। इसको मैं बताने निकलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग सिर्फ समझो, और बाकी तुम अगर इसका रिवीजन करना है तो बुक तो रखना ही पड़ेगा खुद के पास, या तो फिर PDF NCERT से जो उसका वेबसाइट होता है ना उससे डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा उससे भी। आगे देखो क्या है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, देखो मोहनजोदड़ो अभी फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद
भारत के किन किन राज्यों में? गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, इसका अवशेष मिला है। ठीक है, इन सभी स्थलों के पुरातत्वविदों की अनोखी अनोखी वस्तुएं मिली हैं। क्या मिली है? अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। ठीक है, पत्थर के बांट, मुहरे, मन के तांबे के उपयोग और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है, मानचित्र 3 उप महाद्वीपों के आरंभ नगर। देखो उप महाद्वीपों के आरंभ नगर, यहाँ पे देखो झेलम नदी है, ये चुनाब नदी, रावी नदी और ये तुम्हारा हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा। ठीक है, चलो आगे देखो, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पे। चलो ये देखो तुम्हारा कुछ महान स्नानागार था, जो वहाँ पे विशेष प्रकार के स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थी रहे होंगे उनको नहाने के लिए, ऐसा अनुमान से बोल रहा है। अगर वहाँ पे जो कुंड था स्नानागार नहाने वाला, वो कुछ ऐसा था। देखो ये वाला, यहाँ पे फिगर में देखो कुछ ऐसा था। ठीक है, पंजाब में ऐसा मिला हुआ है, पंजाब और ये अभी फिलहाल तुम्हारा पाकिस्तान में है। ठीक है, ये देख लो, ध्यान से इसको देख लो फिगर को। चलो आगे देखो, ये क्या है? ये मतलब इसको खोजा गया है, अवशेष मिला है। ठीक ना, ऐसा अनुमान से कहा जाता है। आगे देखो क्या है? भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इसे सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बाहर बह सके। अक्सर घरों की नलियां को सड़कों की नलियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। ठीक है, नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे। ठीक है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। क्वेश्चन है ये, करना खुद से, नोट्स बनाओगे तो। क्योंकि यहाँ पे कुछ तुमको यहाँ पे फिगर के माध्यम से ये दिया है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। ठीक है, जो वहाँ पे ईंट था ना, ईंट जो हजारों साल से भी वहाँ पे टिका रहता था, वो नहीं, इतना उसको पका दिया जाता था। तो वही देखो ऐसा ही ईंट था कुछ, ये अवशेष के रूप में मिला हुआ ये ईंट है। ठीक है, आगे देखो आगे देखो भाई, नगरीय जीवन। नगरीय जीवन क्या है? नगर का जीवन। ठीक, कैसा जीवन यहाँ वहाँ पे उन लोग यापन करता था। तो यहाँ पे देखो है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल हलचल रहा करता होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतों बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ठीक है, ये संभवतः यहाँ के शासक थे। शासक मतलब राजा, मतलब जो शासन करता है। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक के लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है। ठीक है, जो अभी तक मतलब उसका अवशेष नहीं मिला, जो बच नहीं पाई है, ऐसा है, अनुमान से बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो मुहरों पर भी लिखते होंगे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। लिपि कौन लिखता था? लिपिक लिखता था। ठीक है, मतलब जो लिखने वाला है। आगे देखो, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार मतलब जो जैसे हाथ से मतलब नहीं बिनते हैं स्वेटर, ये सब, उसको मतलब एक अलग ही कला है ये शिल्पकार। ठीक है, स्त्री पुरुष भी रहते थे। ठीक है, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। ठीक है, और साथ ही लाते थे। ठीक है, सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। ठीक है, क्या लाते थे? और वहाँ से उपयोगी वस्तु तो लाते ही थे और साथ ही लाते थे। ठीक है,
सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ भी साथ में लाया करते थे। ठीक है, मतलब वो जहाँ जाते थे वहाँ की किस्से कहानियाँ भी साथ में लाया करते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, ठीक है, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, मिट्टी से बने भी कितने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, अब आगे देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो तुमको पिंक कलर का दिख रहा है ना बाबू, इस सबको नोट्स में डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। कब कहाँ से एग्जामिनर का दिमाग घुमा और कब कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया, किसी का कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये एग्जाम है बबुआ, कहीं से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, अच्छा कल मेरे को बच्चा कमेंट किया था, मैं बता रहा हूँ क्या किया था। बोल रहा था कि सर मेरे को ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम क्या करें? तो मैं देखो उसको बताना चाह रहा हूँ, देखो लाइफ में अगर बर्बाद होना है ना बाबू, तो दो चीज़ों को मतलब पालना शुरू कर दो। पहला क्या है, समय मत दो, मतलब तुम समय की अहमियत को मत समझो। और सेकंड है, किसी लड़की के प्यार में बर्बाद हो जाओ। बर्बादी का दो ही कारण होता है, या तो आपको लड़की बर्बाद करके जाएगी, बुरा नहीं मानना जो भी इस लड़की को वीडियो देख रहे होंगे, हम सब लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आप समय मत दो। एक दिन समय आपके साथ खेल जाएगा, अभी आप समय के साथ खेलोगे, एक दिन समय आपको खिला देगा। अभी आप किसके पैसा पोड़ रहे हैं? अपनी मम्मी पापा के ही पैसा पोड़ रहे हैं ना। अभी आप मांगते होंगे 50 रुपये, आपको मिलता होगा 100 रुपया, ठीक है। लेकिन जब आप बाप बनेंगे ना, तो जब आपका बेटा यही करेगा, तो उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, अगर आज जिस दिन हम पढ़े होते तो आज मेरा ये जॉब होता, और आज हम बच्चे को, आपको खुद से मतलब उस समय लगेगा कि नहीं। इसलिए बाबू समय किसी का नहीं होता है, समय से बढ़कर ईगो किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, आज आप समय को समय दीजिए, एक दिन समय वो चीज़ आपको ला कर दे देगा। ठीक है बाबू, तो इसलिए पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लड़की के चक्कर में एकदम मत पड़ो बाबू। हम खुद बर्बाद हुए इंसान हैं, लड़की के चक्कर में ये बर्बाद हुए हैं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है बाबू, लड़कियां किसी की नहीं होती हैं, आपसे बेहतर मिलने पर वो आपको ठुकरा ही देंगी। ये विधि का विधान है, ठीक है, विधि का विधान है, इसको मान के चलो। इसलिए एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम मिडिल क्लास वाले सिर्फ पढ़ाई का अलावा और कोई चारा ही नहीं बाबू, पढ़ना पड़ेगा। चाहे तुम मर के पढ़ो, चाहे जी के पढ़ो, पढ़ो। उस पल को एक बार सोचो कि जब तुम घर पे आओगे और घर पे सबको बताओगे कि मेरा जॉब लग गया। सोचो, एक बार सोचो, उस क्षण को सोचो, सबसे पहले कौन खुश होगा, कौन मेरे लिए मिठाई बांटेगा दुख अति में। ठीक है, अभी मेहनत करो, बाद में सब चीज़ मिलेगा, प्यार मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, पैसा शोहरत सब मिलेगा। ठीक है, समय को अपना समय दो और लड़की के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आजकल का समय में क्या होता है कि लड़का पढ़ाई करने की उम्र में अपने घर के लिए बहू ढूंढने लगता है, खुद से जा रहे हैं पढ़ाई करने, और बहू उधर नहीं, उधर पढ़ाई नहीं हो रहा, उधर बहू ढूंढ रहा हो अपने लिए, अपने पिताजी के लिए अपनी बहू ढूंढ रहा हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है बाबू, पढ़ो लिखो, ठीक है, मेहनत करो। मेहनत कभी किसी का विफल नहीं जाता है, कभी न कभी सक्सेस हो ही जाएगा, बस तुम मेहनत करो। ठीक है, देखो प्रकृति का नियम है, मेहनत तुम करोगे, फल देना प्रकृति का काम है। ठीक है, तुम्हारा नहीं, प्रकृति देंगी तुमको। और प्रकृति किसी को बुरा भला कभी नहीं सोचती है, ठीक ना। तुम अगर मेहनत की हो तो तुमको ज़रूर एक न एक दिन, परिश्रम किए हो तो तुमको एक दिन ज़रूर उसका फल मिलेगा, मैं ये मानता हूँ। चलो खैर, ये तो बात की बात है, समझना या ना समझना तुम्हारे ऊपर है, हम टीचर एक समझा ही सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पे कुछ तुम्हारा यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है देखो क्या है, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ठीक है, देखो सबसे ऊपर जो है मोहनजोदड़ो का सड़क है, देखो ये सड़क है और इसके ऊपर नाला है। अब भाई इसमें तो मेरे को पता ही नहीं चला नाला को, देखो शायद ये नाला होगा, देखो ये नाला है और ये तुम्हारा सड़क है। ठीक है, ये तुम्हारा सड़क है, ये नाला, ये सड़क, मतलब सड़क का जितना भी पानी आता होगा वो नाला में चला जाता होगा। ठीक है, देख लो भाई फिगर। आगे देखो उसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया नाला, और ऊपर एक कुआं है, ये देखो ये कुआं है ना, ये तो कोई बता देगा कुआं है। ठीक है, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर, बाईं ओर, ठीक है, ये बाईं ओर है, देखो ये तुम्हारा बायां हुआ, ये हड़प्पा की कोई मुहर है। ठीक है भाई, देख लो कहाँ है, मेरे को तो फिगर में नहीं पता चल रहा है, ठीक ना। आगे देखो, इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ठीक है, देखो तुम लोग बुक में खोल के देखो, यहाँ पे शायद तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बुक में जब तुम सामने से देखोगे तुमको अच्छा पता चलेगा। तो भाई तुम लोग इसको खुद से कर लेना, ठीक है,
बुक में देखना, फिगर को देखना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे तुमको समझ में आएगा। उसका आगे उपमहाद्वीपों में पाए गए लेखन या प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौना, दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी का खिलौना है, दाईं ओर नीचे, ये तुम्हारा दायां साइड हो गया। पक्की मिट्टी का खिलौना ये होगा शायद, ये वाला देख लेना। आगे देख भाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो तुम्हारा सबसे ऊंचा मोहनजोदड़ो, यहाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ। हाँ ये देखो, ये तुम्हारा बाएं साइड है, उसमें नहीं देखना है भाई, सॉरी, इसमें देखना है। और ये तुम्हारा दाएं साइड देखो, ये मिट्टी का खिलौना है, ये देखो, ये मिट्टी का खिलौना, हाथी घोड़ा, ये सब मिट्टी का खिलौना खिलौना है। और ये तुम्हारा क्या है, बता रहा हूँ, हड़प्पा ने एक मुहर, ये तुम्हारा मुहर है कोई, ठीक है, ये तुम्हारा कोई मुहर है, ठीक है, जो जेबरा जैसा बना है ना, ये सॉरी क्या बना है पता नहीं, गाय, जो भी गाय बैल जो भी हो, ये तुम्हारा कोई लिपि, सॉरी, ये मुहर है। और ये तो मिट्टी का खिलौना लग ही रहा है, ये नहीं है, ठीक ना, ये सिर्फ इसमें कुआं और नाली को ही इसमें डिनोटिंग किया गया है, ठीक है बाबू। चलो सॉरी यार, आगे देखो, नगर और नए शिल्प, क्या है बाबू, नगर और नए शिल्प, ठीक है। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है, ठीक है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी, ठीक है। तांबे और कांसे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। सोने और चांदी के बर्तन, ये तुम्हारा गहना बनाया जाता था, ठीक है। देखो सोना चांदी जो है ना, ये राजा महाराजा के ही दौर से चला आ रहा है, ठीक ना। तो आज ना इतना महंगा हो गया, पहले के समय में क्या था, सोना से ही, मतलब पहले हमारे, देखो हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पता है कि नहीं तुम लोग, सोने की चिड़िया कहा जाता। हमारे भारत में इतना ज़्यादा सोना था, लेकिन दुष्ट अंग्रेजों ने हमारे इंडिया से सब सोना लूट के इंग्लैंड ले गया। पकड़ेंगे कभी उनको, रुको रुको। देखो आगे देखो भाई, क्या है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक है। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। हड़प्पा में सबसे ज़्यादा जो सबसे आकर्षक वस्तु मिला है, कौन सा मिला है, मन के मिला है, मन के और बाट और फलक, बाट और मन के बाट और फलक मिला है, ठीक है बाबू। चलो बाबू आगे देखो, ऊपर के यहाँ पे दिखा है, ऊपर ऊपर पत्थर के बांट को देखो, ये पत्थर का बांट है, उसको देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जाता है। कौन सा पत्थर से बांट को बनाया जाता है, चर्ट, कौन सा पत्थर, चर्ट, चर्ट पत्थर से इन्हें बनाया जाता था, ठीक है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। जैसे अभी के समय में जो 1 किलो 2 किलो का बटखारा है ना, जिसे तौलते हैं, अभी तो फिलहाल डिजिटल है, लेकिन कहीं कहीं गांव में अभी भी यूज होता है इसका बटखारा। 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो ऐसे आता है, तो ये बोल रहा है ये चट का बना होता था, जिससे शायद तौलने का यूज किया जाता होगा, ठीक है। मध्य में बाएं, ये इसका बात कर रहा है छोटा वाला का, ठीक है। मन के इनमें से कई कार्नियल सॉरी कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे, ठीक है। कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए, ठीक है। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए, ठीक है, ताकि धागा बनाकर माला बनाई जाए। देखो भाई, इसका फिगर का बात बोल रहा है ये शायद, हाँ ये है, ये तो तुम्हारा चर्ट पत्थर का है जो तौलने का काम आता था, लेकिन ये धागा वाला बात इसका कर रहा है शायद। देख ले भाई, फिगर को देख लेना। यहाँ पे मैं इसको, मेरे को इतना अच्छा फिगर का नॉलेज अभी इसमें फिलहाल है नहीं, और उसको मैं बताऊंगा भी तो बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा। इसमें साफ साफ कह रहा है धागा डालो, तो देखो धागा शायद यही वाला होगा, यही वाला धागा दिख रहा है मेरे को। फिगर देख लेना तुम लोग खुद से। आगे देख भाई क्या है, मध्य में दाएं पत्थर, देख लेना इसको। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे, ठीक है। पत्थर का मुहर, अभी का मुहर तो फिलहाल डिजिटली हो गया ना, पहले पत्थर का ही मुहर बनता था, उसको तराशा जाता था, पत्थर को काट काट के उसको तराशा जाता है। इन आयताकार पृष्ठ 25 में देखो, इसका मुहर पर सामान्य था पृष्ठ 25, देखते हैं भाई पृष्ठ 25 कहाँ पे है, इसमें पृष्ठ शो करेगा तब नहीं, PDF है, नहीं इसमें, हाँ ये 1 मिनट, ये देखो शो कर रहा है पृष्ठ 25, हाँ जी पृष्ठ 25 मुहर हो, ये देखो यही तुम्हारा मुहर है, ये वाला
जेबरा वाला है ना, यही तुम्हारा मुहर है। पृष्ठ 25 जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पृष्ठ 6 में देखो इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन है भाई, अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का प्रयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? क्वेश्चन का आंसर नोट में नोट डाउन कर लेना और इसको कमेंट में भी बताना है। ठीक है, इसको कमेंट में भी बताना है। क्या बताना है कि अध्याय 2 में जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा था, कौन से गांव के बारे में पढ़ा था, ये वर्ड कमेंट में बताना है। ठीक है, और हो सके तो ये भी बताना है क्या वहाँ की धातु का उपयोग, क्या वहाँ पे धातु का उपयोग होता होगा, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे। ठीक है, आगे देखो। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो इसको। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, पक्की मिट्टी तथा पक्की मिट्टी या फेंस से बनी तकलियाँ शुद्ध कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, ये कुछ फिगर है, इसको देखना तुम लोग। आगे देखो, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों से किया गया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, ध्यान रखना, विशेषज्ञ किसे कहते हैं, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहरों तथा पच्चीकारी करना। ठीक है, आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ये वाला देखो, इसका चेहरा देखो कितने आकर्षक ढंग से इसको बनाया जाता होगा पहले के समय में। ठीक है, तो कोई एक स्पेशल आदमी इसको बनाता होगा, मतलब एक जैसे कोई ये बना रहा है तो सिर्फ वो वही उसी चीज़ में वो माहिर होगा, और कोई अगर पत्थर को बना रहा है तो मतलब पत्थर को काट काट के बना रहा है तो सिर्फ वही चीज़ माहिर होगा, कोई अगर मूर्ति बना रहा है तो सिर्फ उसी चीज़ में वो माहिर होगा। ठीक है, मतलब हर एक आदमी अलग अलग काम के लिए कोई ना कोई विशेषज्ञ होगा। ठीक है ना, किसी अलग अलग फील्ड में। ठीक है, आगे देखो, मतलब वो कहते हैं ना कि एक आदमी सिर्फ एक ही काम मतलब सहूलियत ढंग से कर सकता है, तो सेम वही वाला बात हो गया। ठीक है, आगे देखो, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता है, जैसा मैंने बताया, नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है, देखो फेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। देखो, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। जो पत्थर और शंख है वो प्राकृतिक तौर पे ही पाए जाते हैं, मतलब ये प्रकृति का वरदान है। ठीक है, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, जो फेंस है उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, बालू या स्फटिक पत्थरों से चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, फेंस के मन के चूड़ियाँ, बालों और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस का क्या क्या बनता था, इसको नोट डाउन करना। फेंस के मन का बनता था, चूड़ियाँ बनता था, और बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। किसका? फेंस का बनाया जाता था। ठीक है, आगे देखो बाबू, कच्चे माल की खोज में। क्या है? कच्चे माल की खोज में टॉपिक है बेटा, कच्चे माल की खोज में। ठीक है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई मतलब जैसे वो बनाते हैं ना, मतलब कताई अलग अलग करना, जैसे कपास को, अब मैं कैसे समझाऊं, कपास को मतलब कताई बुनाई समझो। ठीक है, आगे देखो, करके कपड़ा तैयार किया जाता है। कताई मतलब वही यार, मतलब एक फॉर्म में लाकर उसको कपड़ा बनाना और उसमें बुनाई कर देना। ठीक है, जैसे कपास को एक जगह बहुत सारे कपास को रखना और उसमें बुनाई कर देना, उसको सील देना, तो वही फिर तुम्हारा कपड़ा बन जाता है। ठीक है, अब तो खैर मशीन आ गया। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ वही मिलती थी। ठीक है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे
पत्थरों को वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, वो दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, मतलब लाते थे। आयात का मतलब क्या होता है, लाना होता है। ठीक है, वहां से मतलब लाते थे। ठीक है, आगे देखो। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, जो तांबे का मतलब जो आयात था, जो तांबा उन लोग लाते थे हड़प्पा में, वो शायद अभी के राजस्थान से कंपेयर किया गया। ठीक है, मतलब वहीं से लाते होंगे, ऐसा अनुमान से बोला है। आगे देखो, यहाँ यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान 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 कौन सा देश, ओमान 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 क्या है, देश है, से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु आ, आयात टीन या आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। इस टॉपिक को ध्यान से ही पढ़ना भाई, देखो इसमें क्योंकि कंट्री के बारे में भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक के कर्नाटक, अभी भी कर्नाटक से ही होता है ज़्यादा सोना का। ठीक है, कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ठीक है, और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखो इसमें मैं एक लाइन में समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। देखो अभी के पहले के समय में, ठीक है, पहले के समय में तांबा ज़्यादातर अभी के हिसाब से, अभी जो अनुमान के तौर पे, वो राजस्थान से तांबा, ठीक है, राजस्थान से ज़्यादा तांबा होता था, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, और सोना कर्नाटक से। ठीक है, जो अभी के टाइम में और ज़्यादा बहुमूल्य पत्थर जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से आयात होता है। और जो ये तुम्हारा तांबा है वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मतलब पहले के ज़माने में अभी का कंपैरिजन कर रहा है। ठीक ना, ठीक है, आगे देखो। ये तुम्हारा कुछ देखो फिगर है। ठीक है, ये मेरे को लगता है ये कुछ ये सिक्का उक्का टाइप का है। आगे देखो, इसमें लिखा होगा अभी। ठीक है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। ठीक है, इन चित्रों को देखो, देखो इन चित्रों को। एक खिलौने और दूसरी दूसरी एक मुहर है। देखो एक खिलौना है, ये क्या है, खिलौना, टॉय है, खिलौना है, और ये तुम्हारा क्या है, मुहर है, मुहर। ठीक है, मुहर है, एक खिलौना एक मुहर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो देखो मेरे ख्याल से किन किन करते होंगे, तो मेरे ख्याल से बैलगाड़ी। ठीक है, पहले के समय में बैलगाड़ी ज़्यादा था। पहले के समय में कार और बस तो हेलीकॉप्टर तो था नहीं कि उन लोग इतना ज़्यादा ही कुछ, तो वही मुख्य तौर पे उन लोग घोड़ा या फिर खुद से, तो फिर वही बैल का ही यूज़ करते होंगे। बस यही मेरे को लग रहा है। आगे तुम लोग खुद समझदार हो, कमेंट में ज़्यादा अगर जानकारी हो तो दे देना भाई, और लोग भी जाने। देखो पिछले अध्याय में क्या तुमने पहियों वाले वाहनों की जानकारी दी गई है, एकदम दी गई है भाई, मैंने दिया है। बच्चों को बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यह प्रथा थी भाई, बहुत पुराना संस्कृति है ये हल। ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं, पूरे कंट्री में जब मशीन नहीं हुआ करता ना, तो इसके इसके मतलब जो किसान जो यूज़ करता था वो हल ही था। तो हल किससे चलता है, बैल से ही चलता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें इसी में क्या है, नगरों, ये टॉपिक है भाई, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। टॉपिक है, टॉपिक है बाबू, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। देखो क्या बोल रहा है, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों पालते थे। ठीक है, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। ठीक है, देखो किसान आज से नहीं, हमेशा से, ठीक है, हमेशा से लोगों का भूख को मिटाया है। ठीक है, आज तुम भले ही शहर में हो, लेकिन तुम्हारी जो ज़रूरत पूरा कर रहा है ना, वो किसान ही कर रहा है, गाँव का किसान ही करता है। जैसे तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो यार तुम, नथिंग, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तुम जो भी खा रहे हो वो अनाज से ही बनता है। और अनाज कौन उगाता है, किसान ही उगाता है। तुम्हारा क्या है, तुम शहर में हो, तुम मस्त एकदम जीवन जी रहे हो, अपना पैसा आ रहा है, तुम बहुत खरीद ले रहे हो, लेकिन ज़रा सोचो, जिस दिन किसान ने अन्न उगाना बंद कर दिया, उस दिन क्या होगा, तुम्हारा पैसा किसी काम का होगा, नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो जो बढ़ते मतलब हमारा जो ये बढ़ रहा है, जो इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, उसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आगे देखो, पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं। ठीक है, नहीं बच पाए हैं, ये मतलब ऐसा अवशेष नहीं मिला है, क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं।
ठीक है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, ठीक ना। आगे देखो, हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियों पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में वे मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तालाब में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ठीक है, वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करके मछलियाँ पकड़ते थे। ठीक है, और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे पहले के टाइम में। ठीक है, एक तुम्हारा यहाँ पे शायद ये कुछ है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ये पता नहीं क्या है, मेरे को लग रहा है हिरन का सींग ही है ये। ठीक है, आगे देखो, आगे देख भाई क्या है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण टॉपिक है। क्या है टॉपिक? टॉपिक है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखो मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री को जब से तुम खुद से नहीं समझोगे, मैं कितना भी समझा लूँ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो खुद से समझने की कोशिश करो। ठीक है, मेरा वीडियो जब मतलब एकदम दोस्त की तरह समझो। ठीक ना, जैसे समझो कि एकदम हम बोले ना कि वीडियो में नहीं देखो, कान में हेडफोन डाल लो और चुपचाप एकदम सुनते रहो। माइंड में सोचो कैसे ऐसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऐसे वैसे कुछ हो सोचो। हिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखो। कच्छ के इलाकों में दरीर खरीर, एक मिनट, खदीर, हाँ, कच्छ के इलाकों में खदीर बेल, खदीर वेत, क्या यार, खदीर वेत, खदीर वेत, कच्छ के इलाकों में खदीर वेत के किनारे धौलावीरा नामक बसा था, नगर बसा था। ठीक है, यानी शहर बसा था। फिर से तक सुनो, कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे, खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भाग में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर के तीन भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पूछ सकता है धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था, तो कितने भागों में बांटा गया था? तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। ठीक है, इससे इसके हर हिस्सों के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। ठीक है, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों का पत्थर में खुदा पाया गया है। खुदा पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। एक मिनट यार, रुकना थोड़ा। सॉरी, आगे देखो। यहाँ पे तुम्हारा आगे है गुजरात की खंभात, खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। ठीक है, एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। ठीक है, कई इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ठीक है, उनकी छाप मिले हैं।
आगे देखो लोथल का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, ये तो दिया है। ठीक है, फिगर देखो, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है, बंदरगाह एक ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पे आयात और निर्यात दोनों होता है, जैसे इस शहर से सामान उस शहर में जाएगा और उस सामान से शहर इस शहर में आएगा। ठीक है, आगे देखो बाबू, थोड़ा वीडियो अगर प्रॉब्लम लगा होगा तुम लोगों को, क्योंकि अभी कोई आ गया था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो उसके लिए सॉरी भाई। आगे देखो, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, मुद्रा मुहर, यहाँ पे क्या है, टॉपिक है मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहर बंदी टॉपिक है। देखो क्या है, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उन पर मुहरों या पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि उस समय स्याही नहीं थी। ठीक है, मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, नोट करना। ठीक है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अभी के टाइम में था ना, लेकिन अभी के टाइम में बस इतना समझो कि डिजिटल तरीके से, लेकिन उस समय से डिजिटल तरीके से नहीं था। इसमें क्या था, ये क्या बोल रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर जब ले जाया जाता था तो उसमें मिट्टी का एक मुहर मार दिया जाता था स्पेशल साइन के साथ। ठीक है, जैसा यहाँ पे देखो तुम लोग फिगर में देखो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अभी के टाइम में क्या है कि मुहर मार देंगे और उसको सील कर दिया जाता था, लेकिन उस समय उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मिट्टी का मुहर मार दिया जाता। अगर मिट्टी का मुहर सही सलामत उस जो व्यक्ति सामान को खरीदा है, अगर वहाँ पे सही सलामत जाता है, मिट्टी का मुहर अगर सही मिलता है, इट मीन्स उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मतलब वो सामान जो ज्यों का त्यों है, वो सामान जो हमने भेजा है वही सामान वहाँ पे उसको प्राप्त होता है। अगर वहाँ पे सील कुछ टूटा हुआ था तो इट मीन्स वो उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो ये तुमसे बोल रहा है। आगे देखो बाबू, क्या है, सभ्यता के अंत का रहस्य। क्या है, टॉपिक है सभ्यता का अंत का रहस्य। देखिए अब कितना बचा है, हाँ हो गया, लास्ट टॉपिक है मेरा, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले, 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन इमारतों को छोड़ दिया। लेखक मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कें पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, अचानक जो बदलाव हुआ उसका ये बोल रहा है, यह सब क्यों हुआ, इससे सवाल पूछ रहे हैं सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वानों जो हिस्ट्रियन थे उसका कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। ठीक है, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, इसके लगभग 1400 साल बाद एक नए नगर का विकसित हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। इसी चैप्टर के अध्याय ये तुम्हारा 5 और 8 में पढ़ोगे। ठीक है, कैसे विकसित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे कल्पना करो क्वेश्चन है, खुद से करना, नोट्स में डाउन करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो भी एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक नोट्स बनाओ, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर करके, मैंने पहले ही बोला था। और उस नोट्स में तुम लोग सब चीज़, इसका जो भी इम्पोर्टेंट तुम लोग को लग रहा है, ठीक है, और विद अभ्यास एक्सरसाइज, उसको नहीं छोड़ना है, मस्ट है, उसको करके ही जाना है भाई। ठीक है, बाकी तुम लोग को जितना लग रहा है खुद से कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो ये मोस्ट वेलकम, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी मैं तो तुम दे ही दूंगा ना यूट्यूब पे। ठीक है, मेरे भरोसे ज़्यादा नहीं रहना। ठीक है, खुद से जितना करोगे ना उतना अच्छा रहता है।
बाकी मैं दूंगा ही, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया। उपयोगी शब्द यहाँ पे तुम लोग देख लेना, मुहर, ये सब कुछ है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। समझ में नहीं आया हो वीडियो को फिर से देखना, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें कमेंट में देना कि मैं कैसा पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो बेटा आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।